हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विलियम एवरग्रीन चैनल। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे हमारे हेल्पिंग वर्ब्स। तो हमने प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब पढ़ लिए थे। उसके बाद हम जो है मॉडल्स हमने ब्रीफली देख लिया था कि मॉडल्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, कमेंट करें आपको अगर कोई क्वेरी हो तो। ठीक है जी। तो क्या होता है कि मॉडल जो होते हैं वो भी हमारी एक प्रकार की क्या होते हैं, सहायक क्रिया होती है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब हम उसे बोलते हैं या फिर मॉडल वर्ब हम उसे बोलते हैं। अब इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो परमिशन के लिए, एबिलिटी के लिए, ऑब्लिगेशन, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, नेसेसिटी, अनसर्टिनिटी को व्यक्त करने के लिए जो है मॉडल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन सा मॉडल का प्रयोग परमिशन लेने के लिए होगा, कौन से मॉडल का एबिलिटी के लिए यूज़ होगा, है ना, तो वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट मॉडल्स। तो मॉडल्स आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब विथ मेन वर्ब। मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया के रूप में मॉडल का प्रयोग किया जाता है। इट रिमेन्स सेम विथ सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है जी। वेर एज अदर हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम, आर, हैज़, हैव, कीप ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। यानी कि आपका जो है मतलब मॉडल आएगा वहाँ पर, चाहे फिर आपका जो है सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन है, मॉडल जो है वो चेंज नहीं होगा, मॉडल वही रहेगा। लेकिन हाँ, इज़, एम, आर और हैव और हैज़ ये आपके चेंजेस हो जाएंगे। तो आपका सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, उसके साथ समान रहता है मॉडल। ठीक है। जबकि अन्य सहायक क्रिया जैसे इज़, एम, आर, हैज़ है सब्जेक्ट की संख्या और व्यक्ति के अनुसार बदलते ही रहते हैं। मॉडल्स का प्रयोग बिफोर फर्स्ट मेन वर्ब किया जाता है। तो कैसे, मुख्य क्रिया से पहले मॉडल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे ही हमने मुख्य क्रिया लिखी तो उससे पहले हम क्या लिखेंगे, मॉडल को लिखेंगे। ठीक है। When have be comes between modal and verb, then third form of the main verb is used. Such sentences are used in passive voice. जब हैव बी मॉडल्स और वर्ब के बीच आता है, ठीक है जी, मॉडल और वर्ब के बीच में क्या आता है, हैव या बी, तो मेन वर्ब के थर्ड रूप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल पैसिव वॉइस में किया जाता है। इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बी कम्स विथ मॉडल एंड आई एन जी इज एडिड विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। ओके जी, क्या बोला है इसने कि एक अपवाद है। इसका क्या अपवाद है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बी मॉडल्स के साथ आता है और वर्ब को मेन वर्ब के फर्स्ट रूप के साथ जोड़ा जाता है। आईएनजी को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर। अब आता है यहाँ पर कि मॉडल्स डू नॉट चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द टेंस लाइक स्पेलिंग, एडिशन ऑफ एस, आई एन जी एन। मॉडल्स टेंस के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते। इन्फिनेटिव टू डज नॉट कम आफ्टर दीज मॉडल, यूज्ड टू एंड ऑट टू। तो क्या बोलता है ये कि इन मॉडल्स यूज्ड टू और ऑट टू के बाद इन्फिनिटिव टू नहीं आता। अब मेन मॉडल हमारे क्या क्या होते हैं ये देख लीजिए, मे, माइट, कैन, कुड, शैल, विल, शुड, ऑट टू, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि रूल्स ऑफ मेकिंग सेंटेंस। सेंटेंस बनाने का रूल देखिएगा आप। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑब्जेक्ट छोटे वाक्यों में गायब रहता है जैसे वह खेलता है। कुछ वाक्यों में सब्जेक्ट मौन रहता है और जैसे कि बाजार जाओ। और वन वर्ड वाक्यों में केवल वर्ब ही रहती है जैसे ठहरो या बैठ जाओ। तो सीक्वेंस रूल का पॉजिटिव सेंटेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसी तरह नेगेटिव का क्या होता है, नेगेटिव का आप ये करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यहाँ पर नॉट लगा देंगे। इन नेगेटिव सेंटेंस नोट इज एजर आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब बिफोर द मेन वर्ब। ठीक है जी, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आप क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ओनली द पोजीशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब इज चेंज एंड प्लेस्ड एट द बिगिनिंग।
ये हमें ना पढ़ने वाले हैं बाद में पूरा, ठीक है जी। इसके एग्जाम्पल के सहित हम पढ़ेंगे कि कौन से हमारे पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, नेगेटिव कैसे बनते हैं, ठीक है। अच्छा, इन इंट्रोगेटिव and negative sentence note is added after the subject and before the main verb if any or sub object। नकारात्मक वाक्य में नोट नोट को हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले जोड़ा जाता है, ठीक है, यदि कोई हो तो। ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब की, देखो क्या बोलता है एक बार, नकारात्मक वाक्य में नोट को हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले जोड़ा जाता है यदि कोई हो तो, या ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंट्रोगेटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब की केवल स्थिति को बदल दिया जाता है और शुरुआत में रखा जाता है। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद तथा मेन वर्ब या ऑब्जेक्ट से पहले नोट जोड़ा जाता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से या फिर ऑब्जेक्ट से पहले को नोट को जोड़ा जाता है, ठीक है। और वहाँ क्या था, नकारात्मक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले, ठीक है जी। क्योंकि इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो सबसे पहले आ जाता है। अच्छा जी, उसके बाद ये हम पढ़ेंगे बाद में, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिएगा, अब हम पढ़ लेते हैं पहला मॉडल, स्टार्ट करते हैं मे। यूँ तो मे का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे वाक्य हैं जिनमें इसका प्रयोग सबसे सटीक और सबसे उचित माना जाता है। विद्वानों का कहना है कि मे का प्रयोग वहाँ किया जाना चाहिए जहाँ संभावना, विनम्रता, दुआ, आशीर्वाद आदि का भाव निहित हो। जैसे अनुमति देना या लेना, तो हम मे का प्रयोग करेंगे, परमिशन लेना या देना। संभावना, शुभकामना, उद्देश्य, इच्छा या आशा, विश, अनुरोध, रिक्वेस्ट, ठीक है। हाँ, तो क्या है ना कि बात करते हैं, आवश्यक नहीं है कि केवल मे का ही प्रयोग हो, है ना। स्पेशल स्थिति में किसी अन्य मॉडल वर्ब का भी प्रयोग हो सकता है। जैसे कभी कभी कुड का प्रयोग भी हो जाता है, मतलब जैसे कि पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है तो हम पोलाइट रिक्वेस्ट में किसका प्रयोग करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर अनुमति की, तो अनुमति जब भी आप फॉर्मल मैनर में अनुमति लेंगे या फिर फॉर्मल मैनर में अनुमति देंगे तो आप निश्चित रूप से किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। चलिएगा देख लेते हैं हम। संभावना व्यक्त करने के लिए, यानी कि टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, ठीक है। इट मे रेन टुडे, इट इज़ पॉसिबल दैट इट विल रेन, ठीक है। तो क्या बोलता है ये कि इट मे रेन टुडे, यानी कि जो है रेन होने वाली हो सकती है, संभावना व्यक्त हो रही है, ठीक है। उसके बाद है आज, मतलब इट मे रेन टुडे हमने बोलते हैं आज वर्षा हो सकती है, संभावना व्यक्त हो रही है। शी मे कम टुमारो, वह संभवतः कल आ सकती है, संभावना व्यक्त हो रही है। दे मे बी वॉचिंग अ मूवी, वे सब फिल्म देख रहे होंगे, संभावना व्यक्त हो रही है। अब आता है अनुमति मांगने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है, अनुमति देने के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है। इन अ फॉर्मल मैनर, इनफॉर्मल मैनर में अनुमति देने या लेने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, के का। जहाँ पे फॉर्मल रिलेशंस, अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आपका अपने प्रोफेसर के साथ, अपने टीचर्स के साथ क्या होगा, फॉर्मल रिलेशंस होगा। उसके बाद अगर आप स्कूल में हैं तो आपकी टीचर्स के साथ आपका फॉर्मल रिलेशंस होगा। अगर आप ऑफिस में हैं तो बॉस के साथ फॉर्मल रिलेशन, अपने कलीग के साथ फॉर्मल रिलेशंस होंगे, ठीक है। या फिर आप किसी अनजान व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो आपके फॉर्मल रिलेशंस होंगे, ठीक है। तो अनुमति देने या लेने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। टू एक्सप्रेस परमिशन, मे आई कम इन, हम बोलते हैं ना किसी के भी बॉस के रूम में भी जाते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि मे आई कम इन सर, या फिर किसी प्रोफेसर के रूम में भी जाएंगे तो हम उन्हें बोलेंगे मे आई कम इन सर, ठीक है। तो मे आई कम इन, तो एम आई अलाउड टू कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ही मे गो नाउ, आई अलाउ हिम टू गो नाउ, वह जा सकता है, परमिशन दी गई है। मे आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपकी कलम का उपयोग कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये भी यहाँ पे क्या हुआ है,
परमिशन ली जा रही है, पूछा जा रहा है उससे, परमिशन ली जा रही है, ठीक है। अनिश्चितता व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है, यानी एक्सप्रेस अनसर्टेनिटी। हु मे बी नॉकिंग एट द डोर, इट इज़ अनसर्टेन टू हु नॉकिंग एट द डोर, कौन दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। ये क्या है, अनिश्चितता है, पता नहीं है हमें निश्चित रूप से कि कौन है जो नॉक कर रहा है डोर को, ठीक है। उसके बाद है हु मे बी देयर, कौन हो सकता है। इट इज़ अनसर्टेन कि हु इज़ देयर,